नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदरवुड स्टोरीज में। अभी तक आपने सुने द टेलीस्कोप के 2 भाग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द टेलीस्कोप का तीसरा भाग। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी द टेलीस्कोप पार्ट 3। आरव परेशान था कि अब क्या करे। प्रोफेसर की यह आदत उसे हमेशा से ही खराब लगती थी। वो कभी भी किसी भी समय फोन काट देता था और उसके बाद उसका कोई जवाब भी नहीं देता था। हालांकि आरव अच्छी तरीके से जानता था कि प्रोफेसर मनमौजी आदमी है। बहरहाल कोई भी काम को न देखते हुए आरव फिर से अपनी घर की ढलान पर बैठ गया और अपनी मोटरसाइकिल पर हाथ आजमाने लगा। उसे लगा चलो इसी तरह कुछ टाइम पास कर लिया जाए। तभी दरवाजे की कुंडी खुली और सामने था प्रोफेसर, कुर्ता पजामा और बड़ी हुई दाढ़ी के साथ उसके सामने खड़ा था। एक पल को तो आरव प्रोफेसर को पहचान ही नहीं पाया। प्रोफेसर ने झट से आरव के पास की कुर्सी अपने पास खींच ली और उस पर टांगे फैलाकर बैठ गया। आरव भी गुस्से में देखते हुए प्रोफेसर से कहा, क्या यार प्रोफेसर, ये कौन सा डील डॉल है? और क्या है, तुमने कहा था सुबह आने को, पर समय देख रहे हो, ये तो 3 बज रहा है। मेरा ख्याल से इसे सुबह तो नहीं कह सकते। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे थोड़ा आराम से बैठने तो दो भाई, मैं तुम्हारे काम के चक्कर में ही सुबह से दौड़ रहा हूँ। लेकिन एक काम करो, अब की इससे पहले कुछ खाने को मंगवा लो और काको को कह देना कि कुछ पकौड़ी तल ले। भूख से मेरा तो दिमाग ही बैठा जाता है। एक तो आरव का दिमाग प्रोफेसर के ऊपर पहले से ही खराब था और ऊपर से प्रोफेसर का ये ढक देखकर उसका मूड कुछ और खराब हो गया। पर वह ये भी जानता था कि अगर प्रोफेसर कोई चीज पता कर आया है तो वो निश्चित ही बहुत मजबूत होगी। प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया, हाँ तो भैया, कल रात की तुम्हारी कहानी सुनकर पहले तो मेरा दिमाग कुछ सकपका गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी खोजबीन की जाए। तो उसी के चलते मैं तुम्हारे घर के अगल बगल सब जगह खोजता रहा कि क्या कोई इस तरह का मकान या घर है जैसा तुमने कहा था। पर तुम्हारे घर के अगल बगल तो सिर्फ छोटी सी ही एक कॉलोनी है और आगे पेड़ पौधे, उसके आगे नहर। मैं यहाँ के सारे घरों की जांच कर चुका हूँ। किसी भी घर का टिकुलिया वैसा नहीं जैसा तुमने बताया। तो मैंने सोचा क्यों न एक बार नहर पार खोजे, शायद वहां तुम्हारे मतलब की कोई चीज मिल जाए। और गुरु भरोसा मानो, दोपहर को जब मैं वहां पहुंचा, मैंने पान वाले से वहां पर पूछा कि क्या इस तरह का कोई घर यहाँ पर है। पान वाले ने मुझे बताया कि इस तरह का घर कुछ दूर आगे चलकर तो है, पर वो घर सरकार के द्वारा सील कर दिया गया है। वो घर मशहूर सर्राफ व्यापारी द्वारिका जी का घर था। द्वारिका जी के 2 लड़के थे, विनीत और अनिरुद्ध। अब तुम सोच रहे होगे लड़के थे से क्या मतलब है। ये मतलब है कि उनका बड़ा लड़का अनिरुद्ध अब इस दुनिया में नहीं है, या कुछ ऐसा कि वो और उसकी पत्नी दोनों ही 2 सालों से लापता है। पुलिस को शक है कि जमीन जायदाद के चलते द्वारिका जी के छोटे बेटे विनीत ने अनिरुद्ध और उसकी पत्नी सरिता की हत्या कर दी है। लेकिन कोई भी सुराग न मिल पाने के कारण पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस ने बस अभी घर को सील कर रखा है। तो भैया, आगे की जानकारी के लिए हमें उस घर की तफ्तीश करनी है। तुम्हारे कहे के मुताबिक मुझे घर मिल गया है। मुझे कुछ कुछ तुम्हारी बातों पर भरोसा होना शुरू हो गया है गुरु। आरव सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसका वहम है या कुछ और। इसी सोच से निकलकर आरव ने प्रोफेसर की तरफ देखा और बोला,
तो अब जब पुलिस ने उस घर को सील ही कर रखा है तो हम तफ्तीश कैसे करें? इसमें एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। काका चाय और पकौड़े लेकर आ गए। प्रोफेसर ने झट से उनके हाथों से पकौड़े और चाय छीन ली। एक एक करके सारे पकौड़ों को नापना शुरू कर दिया। दिवाकर ने गुस्से में अपना मुंह बनाया और बोला, मरभू का ससुर। आरव, जिसने चाय की चुस्की अभी भरी थी, हंसी से बाहर आ गई। प्रोफेसर भी मुस्कुरा दिया। तो कौन है वो इंसान जो हमारी मदद करेगा? मुंह में पकोड़े ठूंसते हुए आरव ने पूछा, और मुंह में ठुसे हुए पकोड़ों के साथ प्रोफेसर ने जवाब दिया, एसीपी विक्रम महंत। कौन? अरे रुको, एसीपी विक्रम महंत। तुम जानते हो उसे? अरे अपना जिगरी है बाबू साहब, हम केवल धूल ही नहीं फाँकते हैं, अपने भी कनेक्शन है। चाय की चुस्की के साथ प्रोफेसर ने अपनी शेखी भगारी। चल मैं घर निकलता हूँ, आज दिवाली है, कम से कम आज तो घर सही समय पर पहुंच जाऊं, नहीं तो मेरा बाप मुझे जमीन जायदाद से अलग कर देगा यार। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए उठा, आरव को गले लगाकर अपने घर की तरफ चल दिया। आरव ने दिवाकर के साथ मिलकर घर में दिए जलाना शुरू कर दिए। दिवाकर ने झट से बिजली के बोर्ड का स्विच ऑन कर दिया, जिससे घर के बाहर की झालरें मुस्कुरा दी। साथ ही दिवाकर ने भी मुस्कुराकर आरव की तरफ देखा। आरव ने प्रशंसा भरी नजरें दिवाकर पर डाली और मुस्कुरा दिया। दोनों ने मिलकर पूजा की और साथ बैठकर भोजन किया। हालांकि दिवाकर मना करता रहा कि वो उसकी बात कर लेगा। आरव ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और दोनों ही साथ ही जठराग्नि से निर्वासित हुए। आरव ने सोचा, क्यों ना एक बार फिर टेलीस्कोप को आंखों में लगाकर देखा जाए। हिम्मत बटोरते हुए उसने अपना टेलीस्कोप लिया और सिगरेट जलाते हुए छत पर जा पहुंचे। चारों तरफ रोशनी से नहाया हुआ शहर और पटाखों की आवाज बहुत सुंदर लग रहे थे। गली में बच्चे अनार, रॉकेट और तरह तरह के पटाखे छुड़ा के तालियां बजाते हुए हंस रहे थे और उनकी रोशनी को देखकर खुश हो रहे थे। आरव ने टेलीस्कोप आंखों पर लगाया और कुछ देर नॉर्मल नजारा चलता रहा। फिर अचानक से उसे वही छत दिखाई दी, आज कुछ साफ। वो स्त्री जो मुंडेर पर दिए रख रहे थे कितनी सुंदर थी। हाथों पर पहनी लाल चूड़ियां, तर्जनी में पड़ी सोने की अंगूठी, नारंगी गोटे से लगी साड़ी। तभी एक और युवक छत पर दिखाई दिया, जो शायद वो नहीं था जिसने गोली चलाई थी। ये कोई और ही था। ये युवक भी उस स्त्री के साथ मिलकर दिए रख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थामा और साथ में एक दिया मुंडेर पर रखा। स्त्री के कान में उस युवक ने कुछ फुसफुसाया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अपने अपने दिए सजाने लगे। अभी आरव ने दूसरे युवक को आते देखा। उसने कमर में खुसी हुई पिस्तौल निकाली और स्त्री के ऊपर अपना निशाना लगाया और ट्रिगर दबाने ही वाला था। आरव बाबू, ओ बाबू! आरव चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो दिवाकर खड़ा था। क्या हुआ? काहे पसीना पसीना हुआ हो इतना? कुछ नहीं, यहाँ हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे वो पगलवे का फोन आया है, कहता है तुरंत बात कराओ। आरव ये सुनकर नीचे की ओर दौड़ा। आरव ने झट से फोन उठाया। हेलो। उधर से प्रोफेसर की आवाज आई। पहले तो हैप्पी दिवाली, दूसरा कल सुबह 9 बजे तैयार रहना। वो विनीत जिसकी बात मैंने की थी उसकी टिप मिली है, कल हम लोग उसकी जासूसी करने चलेंगे। आरव ने इधर से फोन पर कहा, क्या बकवास करते हो? एक तो वो ऐसे ही खतरनाक मालूम देता है और कहीं हम लोगों को पहचान गया तो निपटा ना दे। अरे यार तुम डरते कितना हो? तुम प्रोफेसर की सरपरस्ती में हो, समझे? बकवास नहीं। अबे चलो कुछ एडवेंचर भी किया करो। कल सुबह 9 बजे मैं आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा। चलो ठीक है, बाय, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ये कहकर प्रोफेसर ने फ़ोन काट दिया। आरव भी गली के बच्चों के साथ रोशनी देखने में लग गया। रात को सोते समय उसने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। Wake up, wake up, wake up, it's a brand new day. Yeah, wake up, everything begins today. Wake up. अलार्म के साथ आरव की नींद खुली।
एक समय तो उसे लगा कि कौन प्रोफेसर के बकवास में शामिल हो, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो जो भी कर रहा है उसके लिए ही तो कर रहा है। आरव ने आलस के दरवाजों को बंद किया और तैयार होने में जुट गया। प्रोफेसर वादे के मुताबिक ठीक पिन 9 बजे आ धमका। आरव को देखकर मुंह बिचकाते हुए बोला, ये क्या मैं? तुम तो राजा बाबू बन गए हो साले, हमारे जन्माशय में नाचने चल रहे हो क्या? शादी है मेरी, कहीं विनीतवा पहचान गया तो पक्का निपटा देगा तुमको। अरे यार फालतू की बात ना किया कर, एक तो मेरी ऐसे ही जान सूखी जा रही है, ऊपर से तुम्हारी ये बकचोदी खत्म नहीं होती। वो साला हमको क्या पहचाने, कौन हम उसके जीजा लग रहे हैं यार? अरे मेरे जिगर के छल्ले मरे छय्यम पटाखा, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम था कि तू बुद्धू है, चिंता ना कर, मैं कुछ सामान लाया हूँ, अभी ओवर हालिंग किए देता हूँ। फिर प्रोफेसर ने अपने बैग से कुछ सामान निकाला और झट ही आरव का हुलिया बदल दिया। अब लगने लगे हो कहीं के लेखक टाइप। आरव ने खुद को आईने में निहारा, सच उसे पहचानने में अच्छों को समय लग जाता। दोनों ने बैग उठाया, प्रोफेसर की बाइक पर बैठे और निकल चले। कुछ दूर लगभग 10 किलोमीटर पर प्रोफेसर ने गाड़ी रोकी। प्रोफेसर बोला, चलो वो सामने वाला रेस्टोरेंट देख रहे हो, वहीं चलकर इंतजार करते हैं, विनीत वहीं आने वाला है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे रहे। काफी देर बैठने के बाद प्रोफेसर ने अचानक से आरव से कहा, अबे तेरे पीछे जो 3 लोग आकर अभी बैठे हैं, उनमें से ही एक विनीत है। उसने चेक शर्ट पहन रखी है। अरे यूं अचानक मुड़ के मत देखो, उससे शक हो जाएगा। धीरे से देखो और जरा ध्यान से, साला कमर में असलाह से। आरव को तो मानो काटो तो खून नहीं, मन ही मन सोचने लगा, अच्छे फंसे मियाँ। उसने धीरे से मुंडी घुमाई। उसकी नजर जैसे ही विनीत पर पड़ी, सारे शरीर का खून जम गया। ये वही चेहरा है जो उसे हर बार टेलीस्कोप में दिखता है, वही जो गोली चलाता है। आरव का गला सूखने लगा। तभी प्रोफेसर बोल उठा, अबे बस कर, इधर देख बे, अबे क्या कर रहा है साले, वो हमको ही देख रहा है। अबे इधर मुंह घुमा ले मेरे भाई, इधर मुंह घुमा ले। आरव को तो सब सुनना बंद हो गया था। तभी विनीत और उसके 2 लफंगे दोस्त उठकर उनकी तरफ बढ़े। आरव के करीब थे वो। आरव इतना सहमत था कि बस लगातार टकटकी लगाए विनीत को ही देखता जा रहा था। तभी विनीत ने आके जोरदार आवाज में कहा, क्या बे मादरजात, क्या घूरता है बे, बहन की शादी करवाएगा क्या? विनीत का हाथ आरव की गिरेबान पे था। आरव को अब होश आया तो जान पर तुली थी। आरव, नहीं मैं बस क्या वो वे साले। प्रोफेसर ने बीच में ही टोका, अरे भाई थोड़ा दिमाग से कमजोर है बेचारा, जाने दीजिए। इतना कहकर प्रोफेसर ने धीरे से विनीत की गिरफ्त कमजोर की। विनीत ने फिर हनक कर बोला, सालों घूरता क्या है बे? विनीत के साथ आए दोनों लफंगे लड़कों ने कहा, भाई ये दोनों मादरजात पुलिस के मुखबिर लग रहे हैं। विनीत ने कमर में घुसी हुई पिस्तौल निकाली, तो कम कर दिए देते हैं सालों को। प्रोफेसर और आरव ने जोर से विनीत को धक्का दिया और बाहर की तरफ भागे। भागते भागते अपने बाइक पर बैठे और चल दिए। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, विनीत और उसके दोनों चेले रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े होकर हंस रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।